नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का दौर अब अंतिम चरण में है। अब नर्मदापुरम में होने वाला आयोजन प्रदेश की औद्योगिक क्षमताओं को विश्व मंच पर ले जाने का एक बड़ा प्रयास बताया जा रहा है। इस बार के कॉन्क्लेव की खास बात यह है कि इसमें देश विदेश के कई निवेशक भाग ले रहे हैं, जिनमें कनाडा, मलेशिया, वियतनाम, मैक्सिको और नीदरलैंड जैसे देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस ने मांग की है कि मुख्यमंत्री को पहले इन्वेस्टर मीट के नतीजों पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। क्या यह आयोजन वाकई प्रदेश की तस्वीर बदलने वाला है या फिर यह केवल एक बड़ी घोषणा बनकर रह जाएगा? आज इसी पर हमारी चर्चा होगी। उसके पहले देखिए इस विषय पर आधारित हमारी स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश सरकार का दावा है कि ये कॉन्क्लेव नर्मदापुरम संभाग को उद्योगों के नए केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। यहाँ रिन्यूएबल मैन्युफैक्चर एनर्जी जोन और देश का पहला रिन्यूएबल पार्क बनाने की योजना है। वस्तुतः पूरी मेहनत के साथ अपने पराक्रम से ज्यादा निवेश आए, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। यहाँ काम हो रहा है, निवेश आए, और इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतत प्रयत्नशील हैं। नर्मदापुरम के आईटीआई परिसर में 7 दिसंबर को यह आयोजन होने जा रहा है। इसमें सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों और निवेशकों को आमंत्रित किया है। प्रदेश सरकार ने नर्मदापुरम संभाग को औद्योगिक और पर्यटन हब बनाने का लक्ष्य रखा है। एमपीआईडीसी के कार्यकारी निदेशक विशाल सिंह चौहान के अनुसार देखिए, लगभग 4,800 लोगों ने तो रजिस्टर्ड ही करा है। फिर हम लोगों ने भी लगभग 500 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनको इनवाइट करा हुआ है आने के लिए, जो बाहर के हमारे बड़े उद्योगपति हैं या दूसरे कंट्री के डेलीगेट्स हैं जिनको हम लोग यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। अलग अलग सेक्टर के लोग हैं, उनको आमंत्रित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि 5 से 6 हज़ार लोगों का एक कार्यक्रम रहेगा। टूरिज्म में 2 तरह से होता है। एक तो स्थायी निवेश होता है कि होटल खुलेगा, रिजॉर्ट खुलेगा, उसमें आके लोग रुकेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरा होता है कि यहाँ की जो लोकेशंस हैं, चाहे वो पचमढ़ी हो या नर्मदापुरम का हमारा सेठानी घाट हो, नर्मदा नदी का किनारा हो, वहाँ पर लोग देख के जाएंगे। तो फिल्म इंडस्ट्री के भी कुछ लोगों के आने की संभावना है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इन आयोजनों को सिर्फ चुनावी स्टंट बताते हुए सरकार से अब तक हुए निवेश और रोजगार पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश सबसे ज्यादा कर्जदार और बेरोजगार हो गया है। 11 महीने में धरातल पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। 16 दिसंबर को मुख्यमंत्री से उनके काम का हिसाब मांगा जाएगा। मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले श्वेत पत्र लाना चाहिए। आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। आज तक की जितनी इन्वेस्टर मीट के लिए प्रयास किए गए उन पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। इस पे कितना खर्चा किया गया। मैं मानता हूं कि सबसे बड़े कर्जदार हम हो गए, सबसे बड़े बेरोजगार हम हो गए। तो इन सब में जो मुख्यमंत्री के प्रयास हैं वो अधूरे दिखते हैं, कम दिखते हैं। 16 तारीख के दिन कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के 1 साल का हिसाब मांगेगी। क्या नर्मदापुरम का ये कॉन्क्लेव वाकई निवेश और रोजगार के नए द्वार खोलेगा या फिर कांग्रेस के आरोप इस आयोजन की सच्चाई को उजागर करेंगे? आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो नर्मदापुरम में है निवेश की तैयारी और कल से इस आयोजन की शुरुआत होगी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़े हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम चौधरी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। विक्रम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी भी हमारे साथ इस चर्चा का अहम हिस्सा है। डॉक्टर देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, जिस तरह से लगातार हमने देखा है कि इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में होती रही है, मोहन यादव सरकार के बनने के पहले भी और बाद भी, लेकिन अभी जो इन्वेस्टर समिट नर्मदापुरम को लेकर जिसकी तैयारी की जा रही है, इसे लेकर सरकार कितनी आश्वस्त है? कितना निवेश आ सकता है और रोजगार के पटल पर क्या कीर्तिमान स्थापित हो सकते हैं? डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में कृषि विकास दर 20% से अधिक लगातार बनी हुई है, अब औद्योगिक विकास दर को भी हम तेज गति से बढ़ा रहे हैं और आने वाले समय में मध्य प्रदेश देश दुनिया का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से
एक सराहनीय पहल प्रारंभ की, जिससे कि देश भर के उद्योगपति अलग अलग अंचलों में किस तरह की औद्योगिक संभावनाएं हैं और किस तरह के उद्योग लग सकते हैं, उसकी दिशा में काम कर सकें। जैसे आपने देखा कि जब रीवा में औद्योगिक केंद्र रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई तो पतंजलि के माध्यम से बड़ा निवेश हुआ, जब सागर में हुई तो सीमेंट सेक्टर में बड़ा निवेश हुआ, पन्ना के लिए निवेश हुआ, उसी तरह से उज्जैन में अलग तरह के, जबलपुर में होता है तो उसके अलग तरह के निवेश की संभावनाएं होती हैं। और अब मध्य प्रदेश के राजधानी से एकदम निकट नर्मदांचल इलाके में जो होने वाला है उसमें 4,500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो कि दिखाता है कि मध्य प्रदेश सरकार की पहल सार्थक रूप से सफल हो रही है और 30 से ज्यादा बड़े औद्योगिक करार होने की संभावना है। ये मध्य प्रदेश में लगातार औद्योगिक संभावनाओं को बढ़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लगातार औद्योगिक निवेश के लिए माहौल बनाया है, क्योंकि ये भी किसी से छुपा नहीं है कि जब 20 साल पहले भाजपा की सरकार आई थी इस प्रदेश में तो मध्य प्रदेश एक बीमारी राज्य था। यहाँ उद्योग तो छोड़िए, बेसिक सुविधाएं भी नहीं थी। ठीक है, तो वर्तमान पर ही हम केंद्रित रहते हैं। 20 साल से आगे निकलकर विक्रम जी का मैं रुख कर लेता हूँ, फिर आपका रुख करूंगा अजय जी। विक्रम जी, जब इतना निवेश प्रदेश में आ रहा है, लगातार रोजगार के अवसर हैं, तो फिर क्यों श्वेत पत्र लाने की मांग की जा रही है? जी विक्रम जी, विक्रम जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? विक्रम जी क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्टूडियो से? चलिए विक्रम जी से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी से हम जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी, जिस तरह से पहले भी हमने इस पर आपसे भी चर्चा की है कि लगातार कॉन्क्लेव्स मध्य प्रदेश में होती तो हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है? काफी सारी चुनौतियों पर भी हमने पिछली बार चर्चा की थी आपसे, लेकिन इस बार नर्मदापुरम को लेकर क्या संभावनाएं आप देखते हैं? आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, बहुत अच्छी पहल का स्वागत करना चाहिए जी, क्योंकि इकोनॉमी में अलग अलग टूल्स का हमको उपयोग करना ही पड़ेगा। कभी पूरी इकोनॉमी सरकार के ऊपर रहती थी, सरकार काम करती थी डेवलपमेंट के लिए भी, फिर इंडस्ट्रीज और सरकार दोनों ने मिलकर काम किया। अब मुझे लगता है कि इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर की ओर सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है, कि पॉपुलेशन देश की बढ़ रही है। ये अच्छी बात है कि हम लोकल लेवल पे जा रहे हैं, होशंगाबाद जा रहे हैं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ रहे हैं। मैं इसका स्वागत करता हूँ क्योंकि हम माइक्रो लेवल पे आ रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश का पूरा भार इंदौर, भोपाल पे, जबलपुर पे छोड़ देंगे, ये भी ठीक नहीं, हमको नीचे की तरफ आना पड़ेगा। मैं इसका स्वागत करता हूँ क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या के आधार पर हमको अलग अलग सोचना पड़ेगा। जब हम होशंगा की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा है, टूरिज्म के सेक्टर में बहुत काम है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की संभावना है। और अगर यहाँ कोई इंडस्ट्रीज आती है, वो सरकार इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दे रही है, आज रोड, सड़क, बिजली, पानी देख लीजिए, तो निश्चित रूप से हम देखते हैं जिस तरह कोई इंडस्ट्रीज कोई प्रोडक्ट बनाती है, उसकी मार्केटिंग करने के लिए लोग जाते हैं, उनको उसके बेनिफिट बताते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट लीजिए, दूसरे प्रोडक्ट की अपेक्षा इतना सस्ता, इतनी अच्छी क्वालिटी है। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो जा रहे हैं विदेश में, मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, मध्य प्रदेश में आके काम करिए, ये अच्छी बात है क्योंकि अट्रैक्शन तो करना पड़ेगा हमको। अगर हम अट्रैक्शन नहीं करेंगे तो उद्योग नहीं आएंगे। और जिस तरह से मध्य प्रदेश ग्रोथ कर रहा है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से मध्य प्रदेश सड़क, बिजली, पानी की अच्छाइयां हैं, देखिए मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास से हमको आगे निकलना पड़ेगा। कोई भी एक दो योजना लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं कर सकती। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, इसके आगे हमको जाना पड़ेगा। सर्विस सेक्टर के आगे हमको जाना पड़ेगा। टूरिज्म में बहुत संभावना है। हमारे देश के लोग विदेश क्यों जाए, भारत में क्यों ना, भारत में मध्य प्रदेश में क्यों आए, ये सब हमको चिंता करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है होशंगाबाद तो बहुत क्रीम एरिया है, बहुत ग्रीन एरिया, बहुत एग्रीकल्चर बेस है, बहुत टूरिज्म की बहुत संभावना है। तो मैं इसका स्वागत करूंगा। निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट आएगी। अगर उस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट आती है तो भोपाल पे बर्डन कम पड़ेगा। और केवल एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी, सरकार को भी टैक्स मिलेगा, लोकल डेवलपमेंट होगा। तो मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा काम सरकार कर रही है। बिल्कुल, तो स्वागत योग्य पहल तो है ही, लेकिन विपक्ष से भी हम जरूर इस पर जवाब लेने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रम जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, इसे फिर से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अजय सिंह यादव जी का मैं रुख कर लूंगा एक बार फिर से। अजय जी, जिस तरह से आपने पैकेज में भी देखा कि कांग्रेस अब इस पूरे विषय पर श्वेत पत्र लाने की बात कह रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि आप सिर्फ कागजों में बड़े बड़े दावे तो कर देते कि इतने करोड़ का निवेश आया, इतने लोगों को रोजगार मिला, लेकिन धरातल पर सच्चाई क्या है उसका हिसाब भी अब मांगा जा रहा है।
देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार का हिसाब कांग्रेस मांगेगी तो कांग्रेस को अपने समय का भी हिसाब देना पड़ेगा, उससे कांग्रेस पीछे नहीं हट सकती है। तो 20 साल पहले हमें जो हालात थे वो बीमारू राज्य के थे, अब विश्वास जमने में समय लगता है। मध्य प्रदेश से कोई भी उद्योगपति निवेश नहीं करना चाहता था, ऐसे हालात मध्य प्रदेश के थे। यहाँ बिजली नहीं थी बाजारों की, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में न्यू मार्केट 7 बजे बंद करना पड़ता था क्योंकि प्रदेश के पास बिजली नहीं बची थी। स्टेट हाईवे चाहे इंदौर भोपाल हो, सागर भोपाल हो, यहाँ सड़कों पे वाहन ना निकल के खेतों में से निकलने लगे थे। ये तथ्य किसी से छुपा नहीं है। और माइनस में हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट आ गई थी। तो मध्य प्रदेश की ऐसी बीमारू स्थिति से हम उबार के लाए हैं और विश्वास बना है और उसका लगातार 20 सालों का फल मिला है। ये नहीं है कि आज ही प्रारंभ हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जी के समय में भी जो काम हुए उनका लाभ मिला। मध्य प्रदेश में पीथमपुर जैसा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ, इंदौर में इंफोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आई, बुंदेलखंड में जेके सीमेंट ने बड़ा निवेश किया। ये पूर्व की सरकारों में भी निवेश हुए हैं और वो निवेश की परंपरा लगातार चल रही है। अब डॉक्टर मोहन यादव जी जर्मनी और ब्रिटेन की विदेश यात्रा पर होके आए और विदेशों में भी मध्य प्रदेश के लिए लगातार रुझान दिखा और मध्य प्रदेश का निवेश प्रारंभ हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश की एक ऐसी छवि है जो बढ़ती जा रही है। हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट को भी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की तरह ही 20% तक लाने के लिए दृढ़ संकल्प है। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव एक नया नवाचार था जो डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया और उसके सकारात्मक परिणाम मिलना भी प्रारंभ हो गए हैं। और अब केवल होशंगाबाद नर्मदापुरम का बचा है, उसके बाद शहडोल में बचा है। बाकी सभी संभागों के रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो चुके हैं और फरवरी में भोपाल राजधानी में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होगी, जिसके बाद पूरी दुनिया भर में मध्य प्रदेश और भोपाल इंडस्ट्रियल हब के रूप में और एक नए केंद्र के रूप में दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के नौजवानों को रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से 3 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित हो चुके हैं अभी तक और लगभग 3 लाख करोड़ के ही इन्वेस्टमेंट के करार हो चुके हैं, जो कि दिखाई देता है कि किस तरह की सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो श्वेत पत्र की बात करते हैं वो अपनी पूर्ववर्ती सरकारें और 15 महीने की कमलनाथ सरकार का हिसाब किताब रखते हैं कि उसमें कितना निवेश किया था। तो ये तो आइफा आइता करवाते रह गए, उससे आगे कुछ नहीं कर पाए। देश के बड़े उद्योगपति कमलनाथ जी का एक भी उद्योग नहीं चलता इस मध्य प्रदेश में जहाँ प्रदेश के एक भी नौजवान को रोजगार मिलता हो। तो ये कांग्रेस की मंशा है जो कि जनता जानती है। कांग्रेस के नेता केवल झूठ और भ्रम फैलाते हैं, लेकिन हम दृढ़ संकल्पित हैं प्रदेश के औद्योगिक विकास और नौजवानों के रोजगार के लिए। जी डॉक्टर देवेंद्र जी, जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, हालांकि राजनीति से इतर ही आपसे सवाल पूछूंगा कि क्या मानते हैं कि पिछली जो कॉन्क्लेव अब तक हुई है कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेलियर रहा है जिस पर ध्यान नहीं दिया गया और वर्तमान में क्या किया जाना चाहिए इस दिशा में? देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश तो करना पड़ेगा और सरकार काम कर रही है। और जब हम कोशिश करते हैं तो हार भी होती है, जीत भी होती है और बीच का भी होता है, लेकिन कोशिश हो रही है। देखिए, बिल्कुल सही बात है, जब हम 100 इंडस्ट्रीज लाते हैं तो 100 इंडस्ट्रीज नहीं आती हैं। कुछ इंडस्ट्रीज जमीन लेती हैं, लोन लेती हैं, वो चली जाती हैं। कुछ इंडस्ट्रीज का मिसयूज करती हैं, कुछ प्रोडक्शन नहीं करती, कुछ केवल मशीनरी से काम करती, तो आसपास के लोगों को लोन नहीं मिलता। देखिए, मैंने एक सर्वे किया था, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज इस एरिया में नरसिंहपुर वगैरह में जो है, जो गन्ना लेती है शक्कर बनाने के लिए, वो 1-1 साल 2-2 साल भुगतान नहीं करते हैं किसानों को। तो ये भी समस्या आती है। तो समस्या मैं मानता हूँ, क्या इंडस्ट्रीज आउटपुट क्या दे रही है, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, ऐसा तो नहीं कि मशीनरीज का उपयोग कर रही है, केवल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स उसका फायदा होकर चली। इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी योजना परियोजना लाना बड़ी बात नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ, मॉनिटरिंग कौन कर रहा है। मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता कि वेयर इज मध्य प्रदेश नीति आयोग, कहाँ है मध्य प्रदेश नीति आयोग, पता ही नहीं चलता उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए, प्रोडक्शन अच्छा होगा लेकिन उसको मार्केट कहाँ से मिलेगा। ये अगर एक गन्ना का किसान आप देख लीजिए, प्रोडक्शन अच्छा हो जाता, ज्यादा गन्ना हो जाता, उसको रेट नहीं मिलते, मटर को रेट नहीं मिलते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसान के साथ बड़ा दुर्भाग्य होता है। इसलिए सरकार को इंडस्ट्रीज लानी पड़ेगी, केवल इंडस्ट्रीज नहीं लानी पड़ेगी, उस किसान को मुनाफा होना चाहिए, बिचौलियों को मुनाफा ना हो जाए। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। में बार बार कहता हूं कि इस पे एक रिसर्च होनी चाहिए, इस पे कमेटी बननी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनने चाहिए,
है ना संभाग लेवल पे कम, उसमें इकोनॉमिस्ट को आप जोड़िए, उसमें सोशलिस्ट को आप, एग्रीकल्चर के लोगों के स्पेशलिस्ट को आप जोड़िए। सब चीज केवल आप पॉलिटिकल लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकते, हम ब्यूरोक्रेट्स के भरोसे नहीं छोड़ सकते। जो एक्सपर्ट्स, एक किसान बता सकता है उसकी क्या समस्या है, एक जो एसोसिएशन होते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं, उनको हम क्यों नहीं लाते? मध्य प्रदेश को कैसी इंडस्ट्रीज चाहिए? अगर सोयाबीन क्षेत्र है तो वह सोयाबीन की कितनी इंडस्ट्रीज आ रही है, इस ओर हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। मुझे लगता है कुछ ना कुछ इस क्षेत्र में कमी है। निश्चित रूप से मॉनिटरिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर भी मैं मानता हूं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जी बिल्कुल। विक्रम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अब? जी, मैं क्षमा करना कट गया था। जी। विक्रम जी, जिस तरह से बीजेपी कह रही कि लगातार हमने जो कॉन्क्लेव्स की है धरातल पर इसका रिजल्ट दिखा है, फिर क्यों विपक्ष को संदेह है कि इस बार जो कॉन्क्लेव होने जा रही है वो पूरी तरह से सफल नहीं होगी? क्या कोई कमी आप देखते स्ट्रेटेजी में? देखिए, जो विश्वसनीयता है वो परंपरा से आती है और साख बड़ी मुश्किल से बनती है। इन्वेस्टर समिट की जो साख है वो पुराने मुख्यमंत्री उसको पूरी तरह बर्बाद कर चुके हैं। अब नए मुख्यमंत्री ने रही कही कसर पूरी करने के लिए अपनी कमर कस ली है। हमारा कहना है और मांग है कि आप, जैसे एक्सपर्ट महोदय को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें नहीं कही हैं। मतलब कहने का आशय है कि भाजपा के पक्ष में बातें नहीं कही हैं, उन्होंने जो समस्याएं वो गिनाई हैं। आप श्वेत पत्र क्यों नहीं लेके आते हो? यदि पहले की इन्वेस्टर समिट बहुत सफल रही हैं, तो श्वेत पत्र आना चाहिए। भाजपा इस मामले में दूर क्यों भाग रही है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारा जो पूरा प्रदेश है वो कृषि प्रधान प्रदेश है। यदि यहाँ जो ग्राहक मिलेगा या आपको जो कच्चा माल मिलेगा वो खेती से ही मिलेगा, कृषि की सफलता पे ही औद्योगिक सफलता निर्भर करती है, ये पूरा शाश्वत सत्य है। किसान खाद की लाइनों में लग के दम तोड़ रहा है, उसको एमएसपी नहीं मिल रहा। अभी जिस तरीके से एक्सपर्ट महोदय कह रहे थे, गन्ने का यदि अधिक उत्पादन हो जाता है तो उसको दाम नहीं मिलते। हम तो बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं कि एमएसपी लाई जाए ताकि कम से कम जो न्यूनतम मूल्य है वो कृषि का मिले, तभी तो आपको उद्योग को सहारा मिलेगा। कुल मिला के लब्बुलवाब ये है कि उद्योग लगाने के लिए जो सहायक और सहयोगी परिस्थितियां हैं वो मध्य प्रदेश में सरकार विकसित ही नहीं करना चाहती है। सिर्फ फोटो ऑफ है, हर मुख्यमंत्री अपनी फोटो खिंचवाने के बहाने ढूंढ रहा है। जी अजय जी, जिस तरह से एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि आप जब नीति बनाते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग किस तरह से सुनिश्चित की जाएगी, कहीं कोई इंडस्ट्रियलिस्ट लोन लेकर जमीनों का मिसयूज तो नहीं कर रहा है, कहीं भाग तो नहीं जा रहा है। और दूसरी बात जो कि विपक्ष बार बार कह रहे हैं कि अगर सब कुछ इतना बेहतरीन है इन कॉन्क्लेव में, तो फिर श्वेत पत्र लाने से क्या सरकार दूर भाग रही है? बहुत अच्छी बात कही कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि विश्वास जमने में समय लगता है, तो वही विश्वास जमने में तो समय लगा जो दिग्विजय सिंह ने -2% इंडस्ट्रियल विकास दर मध्य प्रदेश की कर दी थी और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में मैंने तो काउंट करवाए, क्या मध्य प्रदेश में इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियां आई है, पीथमपुर में 1 लाख करोड़ का फार्मा इंडस्ट्री है, जेके इंडस्ट्री के बड़े प्लांट बुंदेलखंड के पन्ना में लगे हुए हैं, तो ये सब शिवराज सिंह सरकार में लगे हैं। तो ये क्या हवा में है? क्या कांग्रेस के नेताओं को दिखाई नहीं देते हैं? तो कांग्रेस की सरकार का इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो पता ही होगा, रोड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन दिग्विजय सिंह ने बेच दिया, ऑयल फैट जैसे संस्थान दिग्विजय सिंह ने बेच दिए, तो एक भी नया उद्योग नहीं लगा पाया। जो मध्य प्रदेश में चलते थे वो बेच दिए। और 15 महीने की कमलनाथ सरकार का उपलब्धि बता दें। आप हमसे श्वेत पत्र की बात करते हैं, आप अपना हिसाब किताब खा तो पेश कर दें कि कमलनाथ कितना निवेश लाए थे। अभी 4 साल पुरानी बात है। चलिए दिग्विजय सिंह का छोड़ दीजिए, बड़े उद्योगपति थे देश के, केवल आईफा आईटा का नृत्य करवाते रह गए इस मध्य प्रदेश में, इसके अलावा कुछ नहीं करवाया। और मोहन यादव जी के रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में जो भी करार हो रहा है वो एमओयू नहीं है, सीधे काम हो रहे हैं। और सीधे काम होकर मध्य प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार सृजित हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्योंकि नौजवानों के रोजगार की विरोधी है, मध्य प्रदेश में उद्योग के विरोधी है, इसलिए हर औद्योगिक निवेश के कॉन्क्लेव के पहले भ्रम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं और मध्य प्रदेश की बदनामी करते हैं ताकि मध्य प्रदेश में उद्योगपति निवेश ना करें। जवाब ले लेते हैं विक्रम जी। कांग्रेस का नकारा निकम्मा विपक्ष है। विक्रम जी जवाब दे। कांग्रेस पार्टी को जनता आप क्यों नहीं चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में निवेश हो? आप क्यों भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं? विक्रम जी जवाब दे, क्या मध्य प्रदेश में काम नहीं हो रहा है या फिर भ्रम फैलाने की कोशिश है? विक्रम जी
जी विक्रम जी। कांग्रेस कितना करते हैं, इनसे सवाल कुछ पूछो, ये कांग्रेस के सारे नेताओं के नाम ले देते हैं, कांग्रेस की बात करने लगते हैं। श्वेत पत्र की बात करो, श्वेत पत्र क्यों नहीं ला रहे हो आप? वो कह रहे हैं कि जनता का विश्वास है। झूठे तो जिस तरह जीडीपी को झूठा बता के कर्ज लेने के लिए। ठीक है अजय जी, उसी पर जवाब ले रहे हैं। देवेंद्र जी आपकी बात पूरी करें। जी माफ कीजिए, विक्रम जी आपकी बात पूरी करें, फिर देवेंद्र जी का रुख करेंगे। विक्रम जी। 20 साल के पहले की जी विक्रम। अरे गजब की बात है। एंकर महोदय, मैं आपसे पूछ रहा हूँ विक्रम जी, जवाब दीजिए, आपकी बात पूरी करें। ये कांग्रेस का गाना गाने लगते हैं। इनके हमें पता है इनके खून के अंदर कांग्रेस है, लेकिन अब तो ये भाजपा में चले गए। भाजपा की बात क्यों नहीं करते हैं? जी वो कह रहे हैं कि श्वेत पत्र लाने की हमें आवश्यकता नहीं है, जनता का विश्वास है, धरातल पर काम हो, लेकिन कांग्रेस भ्रम फैला रही है। ठीक है अजय जी, उसी पर जवाब ले रहे हैं। विक्रम जी आपकी बात जारी रखें, समय कम है, जारी रखें बात। जी जनता भी सुनेगी, हम भी सुनेंगे। विक्रम जी तथ्यों पे बात होगी। बिल्कुल उनसे जवाब ले रहे हैं, इसी पर जवाब ले रहे हैं। जी निवेदन करूंगा, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगा। विक्रम जी आपकी बात जारी रखें। जी श्वेत पत्र जारी करो। जी चलिए, डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी का रुख कर लेंगे। 3 लाख करोड़ का कर्ज है वो। जी देवेंद्र जी, क्या मानते हैं कि वर्तमान में जो नीतियां हैं उद्योगों के लिए वो बहुत ज्यादा सही है, या फिर इनमें कोई बदलाव की आवश्यकता आप देखते हैं जिससे जो ज्यादा निवेश है प्रदेश में उसे गति मिल सकती है? देखिए, नीति तो बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं जी, लेकिन क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है क्या? अगर इंडस्ट्रीज कोई आ रही है तो उसका मूल उद्देश्य होता है मिनिमम खर्च से मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या वो लेबर बेस्ड इंडस्ट्रीज आ रही है क्या वो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट दे पा रही है क्या वो रूरल मार्केट को बढ़ावा दे पा रही है क्या वो लोकल क्षेत्र के लिए कुछ डेवलपमेंट कर रही है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है केवल वो प्रॉफिट उनका मूल उद्देश्य हो। सबसे बड़ी बात है कि ये जो मशीनरी का युग चल रहा है, ये टेक्नोलॉजी का युग चल रहा है, अगर इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा और केवल इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के योजनाओं का लाभ लेकर अपने लिए काम कर रही है तो वो ठीक नहीं मुझे लगता है। इसलिए लेबर बेस्ड इंडस्ट्रीज, मैक्सिमम वर्क लोगों को मिले, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मिले, रूरल मार्केटिंग को बढ़ावा मिले, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा दोनों मित्रों को, जो इन्वेस्टमेंट का है, ये कॉन्क्लेव वगैरह है, तो इसकी शुरुआत अगर हम ध्यान दें तो मनमोहन सिंह के जी के समय हुई थी, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, उसी के बाद ही स्थिति बनी है। लेकिन इससे लोकल इंडस्ट्रीज को क्या फायदा होता है, लोकल एरिया को क्या फायदा होता है, इस ओर हमको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वहां के छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता है क्या? एक स्वयं सहायता समूह भी पापड़ बनाने का काम करते हैं, छोटे छोटे उद्योग। अब देखिए, मैं एक अमूल की एक एडवर्टाइजमेंट का मैंने विरोध किया था। अमूल कहता है कि खुले का दूध मत लीजिए। जो खुले का जो दूध किसान जो 2-4 भैंसे 2-4 गाय है, ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए कि पूरे मार्केट में अमूल का कब्जा हो जाए। मुझे लगता है कि जो लोकल दूध वाले हैं उनको भी मार्केट मिलना चाहिए। रिलायंस फ्रेश ही पूरी सब्जी ना बेचे, लोकल सब्जी वालों को भी काम मिलना चाहिए। ये सरकार को देखना पड़ेगा। अगर कोई भी इंडस्ट्रीज आ रही है उससे लोकल डेवलपमेंट हो रहा है क्या, उससे मैक्सिमम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है क्या यूथ एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं क्या यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है क्या? अगर सब कुछ मशीनरीज या सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देंगे, मुझे लगता है ये भी ठीक नहीं है। जब मैं बार बार ये बात करता हूँ कि मॉनिटरिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओपन मार्केट में आप सब पूरी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को ही सौंप दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग होना चाहिए, एक्सपर्ट्स की मॉनिटरिंग होना चाहिए। अगर कोई इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है और केवल सरकारी की योजना का फायदा ले रही है तो इस पे कड़ी कार्रवाई भी होना चाहिए, उनसे जमीन वापस लेना चाहिए, उनको टाइम लिमिट में काम करने देना चाहिए और एक अच्छा रिसर्च होना चाहिए। हाँ, इतनी इंडस्ट्रीज आई तो उन्होंने इतना आउटपुट दिया है। बिल्कुल। हालांकि सरकार का कहना है कि तमाम तरह के जो मापदंड है वो अपनाए जाते हैं और इसके बाद ही किसी भी तरह का निवेश यहां पर लिया जाता है। लेकिन विपक्ष के अपने सवाल है और सवाल एक बार फिर से न सिर्फ निवेश को लेकर है बल्कि रोजगार को लेकर भी। बहरहाल देखना होगा कि जब ये कॉन्क्लेव संपन्न होती है तो क्या नतीजे इसके आते हैं। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।